वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। जो पिछली वीडियो में हमने आधा छोड़ दिया था, मतलब कि पार्ट 1 जो उसका था 4.3.2 टॉपिक तक हमने उसको कवर किया था, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तक, यानी कि और ऊपर उसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया था हमने ऊपर ये वाला। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में हम इसको पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। टॉपिक नंबर 4.3.3 यानी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, तो भाई देखो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ किसी भी एक रिएक्शन का उतना टाइम होता है जितने टाइम पे हमने जो रिएक्टेंट का मान लो कुछ कंसंट्रेशन लिया था, तो इतना टाइम बाद कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो आधा हो जाए। मतलब कि वो कितना टाइम होगा कि उसका जो कंसंट्रेशन था वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ टाइम्स हो जाए, वो टाइम को बोलते हैं टी हाफ, या तो फिर मैं बोलता हूँ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ये जो हाफ लाइफ है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज टी और उसके नीचे ऐसा हाफ का साइन बना देते हैं, तो टी हाफ माना जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखता हूँ कि रेट कांस्टेंट का जो इक्वेशन है वो मैं इक्वेशन नंबर 4.7 से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? जो मेरा के का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर अपॉन टाइम टेकन। तो भाई इधर पे टी हाफ क्या हो जाएगा, जब इसकी ये वाली जो आर की वैल्यू हो जाए, ये वाली आर की वैल्यू ये इनिशियल के कितना हो जाए, ये इनिशियल के हाफ टाइम्स हो जाए। मतलब कि आर की कंसंट्रेशन हम कर देंगे कितना, 1/2 आर नॉट। तब भाई इधर पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी एक। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं r की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 1/2 आर नॉट। ठीक है, तो इधर पे मेरा आ जाएगा और ये t को मैं रिप्लेस कर दूंगा टी हाफ से, क्योंकि अब जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो उसको मैं टी हाफ बोल देता हूँ। ठीक है भाई, तो मेरे टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। मतलब कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपने रेट कांस्टेंट के। मतलब कि जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ कम होगी, जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आती है इनिशियल कंसंट्रेशन से और इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी आती है रेट कांस्टेंट से। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में k की जो वैल्यू है वो मैं लिखता था इक्वेशन नंबर 4.8 से, मैंने या ऊपर जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर में वहां से मैंने देखा k इक्वल टू 2.303/t log ऑफ r नॉट बाई r आता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, फिर अब भाई ये हो गई मान लो इक्वेशन नंबर 4.15। अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ क्या होगा, जब आर की वैल्यू आर नॉट बाई 2 हो जाए, आर नॉट बाई 2 हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो आर है यहाँ वाला ये आर, इसकी जगह मैं रख दूंगा क्या, इसकी जगह मैं रख दूंगा आर नॉट बाई 2। तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी जगह आर नॉट बाई 2 का वैल्यू पुट कर दिया है। तो इस केस में अब क्या होगा भाई, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर नॉट कैंसिल होगा और मेरे पास इधर आ जाएगा log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू हमको पता होती है 0.3010 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पुट किया और फिर फाइनल इक्वेशन निकाला, तो मेरा जो रिलेशन आता है वो रिलेशन इस टाइप से आता है, टी हाफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 यानी log टू द बेस e2 अपॉन k, उसकी वैल्यू भी 0.693 होती है। ठीक है, तो इधर पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो होगी उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड करती है सिर्फ उसके रेट कांस्टेंट यानी के पे, वो भी इनवर्सली। ठीक है, यानी कि अगर के बढ़ाओगे तो टी हाफ घटेगा, अगर के घटाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे वही लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की जो रिएक्शन है हाफ लाइफ पीरियड का जो अभी हमने रिएक्शन लेके आए, मतलब इक्वेशन जो लेके आए वो कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा रिएक्टिंग स्पीशीज की। जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की वो हम निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट से और वाइस वर्सा, यानी कि अगर हमको रेट कांस्टेंट पता है तो हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, अगर हाफ लाइफ पता है तो हम रेट कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं टी हाफ, तो प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं तो वो जो टी हाफ आता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के।
ठीक है भाई, एग्जांपल नंबर 4.7 देख लेते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट दिया है, हाफ लाइफ निकालना है, बहुत इजी है। इक्वेशन हम यूज करेंगे टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो टी हाफ का ये इक्वेशन हमने अब भी देखा, और इधर पे फिर मैं उसी के वैल्यूज पुट कर दूंगा और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 1.26 × 10⁻13 सेकेंड्स। ठीक है भाई, टी हाफ है, टाइम है, तो सेकेंड में आंसर आएगा। अब है एग्जाम्पल नंबर 4.8, शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है भाई, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा 99.9%, तो भाई आर एन यानी कंसेंट्रेशन एट nth टाइम कितना हो जाएगा, आर नॉट माइनस 0.999 आर नॉट। ठीक है, तो कितना बचेगा, जितना भी बचेगा वो हो जाएगा आर एन। अब मैं के को क्या लिख दूंगा, के आ जाएगा मेरा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। के को वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, हम इधर पे आर की वैल्यू लग देंगे जो हमने ऊपर निकाली कि भाई 99.9% कंप्लीशन होने पे देखो जब 50% कंप्लीट होता था तो हम क्या करते थे, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, तो वहां से हमको पता चल जाता था कि कितना अभी बचा है, कितना अभी बचा है। अब हमको चाहिए कितना अभी बचा है, कितने 99.9% कंप्लीट होने के बाद, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर नॉट माइनस 0.999 आर नॉट। ठीक है, तो उससे हमारे पास इतना आ जाएगा कि nth टाइम के बाद बचा कितना है, nth टाइम के बाद बचा कितना है, तो वो मैं यहाँ रख दूंगा। तो मुझे यहाँ पे मैंने रख दिया उसकी वैल्यू जो मैंने अभी यहाँ पे निकाली। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, 2.303 बाई टी लॉग 3। अब देखो भाई इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 0.001 0.001 को ऊपर जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 1 × 10⁻3 1 × 10⁻³ आएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 10⁻³ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 होगा, अब log 10 तो 1 होता है, तो इसीलिए 3 इधर पे आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.909 बाई के। ठीक है, अब ये के जो रहेगा ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने उसको कितना कंप्लीशन है, वो तो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ निकाल लेंगे। हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ लिखते थे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब मैं क्या करूंगा भाई, ये जो के है और ये के, ये दोनों जो के हैं, के की वैल्यूज हैं, ये दोनों, इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगा आपस में, यानी कि मैं रेशियो ले लूंगा टी का और टी हाफ का, तो ये के सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6.909 बाई 0.693 जो लगभग इक्वल टू 10 आता है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि भाई जो टी है वो 10 टाइम्स टी हाफ होगा, तो टी हाफ जो है, ये जो टी हाफ है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाई ये जो टेबल नंबर 4.4 है जो हम देख लेते हैं, ये मैथमेटिकल फीचर्स किसकी दिखाती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि मान लो जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन टाइप आर गिव्स पी, डिफरेंशियल रेट लॉ जो हो जाएगी वो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर लिखना चाहोगे तो वो हो जाएगी के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे आर वर्सेस टी के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है किस केस में, आर वर्सेस टी के अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो उस केस में स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है। इसके बाद अगर मैं हाफ लाइफ देखूं तो हाफ लाइफ में देखूंगा तो वो हो जाएगी आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, अगर मैं यूनिट्स ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट का यूनिट देखूंगा तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन पर टाइम या तो फिर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखूंगा तो भाई यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप का हो जाएगा, आर गिव्स पी टाइप का। डिफरेंशियल रेट लॉ अगर देखोगे तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखूंगा तो वो हो जाएगी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, या तो फिर मैं उसको लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर। ठीक है, फिर अगर मैं देखूँ स्ट्रेट लाइन कब प्लॉट होगी, जब मैं लॉग आर का वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इसका जो हाफ लाइफ यानी टी हाफ आएगा वो आएगा log 2 यानी ln2 यानी log टू द बेस e2 अपॉन के। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगी वो होगी पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कभी कभी हमारे जो कंडीशन हम उसको देते हैं फिजिकल कंडीशंस उससे भी चेंज होता है।
बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ फॉलो कर रहा हो, जो कोई रिएक्शन है वो मान लो ओबे कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वो किसी एक हायर ऑर्डर का हो, यानी प्रॉपर्टी शो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, लेकिन वो कैसा हो, किसी हायर रिएक्शन का, हायर ऑर्डर का हो। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट विच इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन एथिल एसीटेट एंड वाटर। अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊँ एथिल एसीटेट का, ठीक है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है एथिल एसीटेट और वाटर के बीच में। अगर मैं रियलिटी यानी प्रैक्टिकली देखूं तो भाई ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। कंसंट्रेशन ऑफ दोनों के दोनों यानी एथिल एसीटेट और वाटर जो है वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसीलिए ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन जो वाटर है अगर हम उसको लार्ज यानी एक्सेस अमाउंट में लेते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, तो फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा ऑल्टर नहीं कर पाता है किसको, रिएक्शन, मतलब कि उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इसीलिए पानी जो है उसको हम लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं जब तो, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है जब हम वाटर एक्सेस में लेते हैं तो भाई उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसीलिए जो रिएक्शन है वो भी चेंज नहीं होता है। तो अब रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे, अगर हम उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ही चेंज होगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ 0.01 मोल ऑफ एथिल एसीटेट को अगर मैं 10 मोल वाटर में हाइड्रोलाइज करूँ, तो जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बिगिनिंग में 0 रहेंगे, लेकिन कंप्लीशन के टाइम पे जब उनका कंप्लीट होने लगेगा तो वो रिएक्शन जो है वो हम ऐसे देंगे कि मान लो मैंने ले लिया एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ पे इनिशियली T=0 पे एथिल एसीटेट के 0.01 मोल थे, H2O के 10 मोल थे। अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराऊँ तो थोड़ा बहुत H प्लस मीडियम में रहेगा, तो फिर इनिशियली CH3COH जो था उसके 0 मोल थे और जो C2H5OH बना इसके भी 0 मोल है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली भाई ये रिएक्शन में नहीं थे, मतलब कि हमारे जो कंटेनर था उसमें अभी ये बने नहीं है, ठीक है। अगर टाइम T=T पे अगर मैं बात करूँ तो भाई ये खत्म हो जाएगा, एथिल एसीटेट पूरा 0 मोल हो गया, H2O मान लो कितना हो गया 9.99 मोल, क्योंकि हमने देखा था कि 1 मोल CH3COO C2H5 1 मोल वाटर यूज कर रहा था, तो 0.01 मोल वाटर का यूज करेगा, इसलिए जब ये पूरा 0.01 मोल खत्म हो गया तो वाटर जो है वो भी 0.01 मोल खत्म हो गया, तो बचा वाटर कितना 9.99 मोल। और रिएक्शन में देखो 1 मोल CH3COO C2H5 कितना 1 मोल CH3COH और 1 मोल C2H5OH बना रहा था, तो अगर 0.01 मोल खर्च होगा किसका CH3COO C2H5 का, तो उससे एज अ प्रोडक्ट में 0.01 मोल बनेगा किसका CH3COOH का, और 0.01 मोल बनेगा किसका C2H5OH का, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो ज़्यादा ऑल्टर नहीं हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो जो रिएक्शन है वो बिहेव करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है तो ये सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, पानी के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और साथ ही CH3COO C2H5 इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैंने बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, पानी बहुत एक्सेस में ले लिया है, तो अभी ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके कंसंट्रेशन पे, CH3COO C2H5 के। वाटर में जो चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में वो बहुत कम आ रहा है, इसलिए वो रिएक्शन को ऑल्टर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये बिहेव करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं था। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एक दूसरा हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कि C12H22O11 मैंने लिया है इन्वर्जन ऑफ शुगर। पूछे जाते हैं भाई डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा जो होगा वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ H2O ये हो गया, क्या देता है मुझे ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में देता है फ्रक्टोज C6H12O6। रेट हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C12H22O11, ठीक है भाई, ठीक है। तो रेट जो तुम देख रहे हो कि रेट जो है ये वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ केन शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब भाई
हमने शुरुआत में बात की थी कि जो फिजिकल कंडीशंस हम रिएक्शन को देते हैं उससे जो रिएक्शन का रेट है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, काफ़ी कुछ चेंज भी होता है। तो पहला हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि जो रेट है वो टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड करता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक्सेलरेट होते हैं, यानी कि उनका रेट तेज होता है या ज़्यादा होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में मैं देखूं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 यानी कि N2O5 यानी डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को अगर मैं मतलब कि एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो भाई ये रिएक्शन तेज हो जाएगा। जो टाइम टेकन हो जाएगा हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट मटेरियल को होने में वो 12 मिनट होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 5 घंटे होता है किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 दिन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तब टाइम कितना लग रहा था, 10 मिनट, यानी टी हाफ रिएक्शन का कितना था, 10 मिनट। फिर अगर जब मैंने थोड़ा और बढ़ाया टाइम, मतलब कि सॉरी थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया 25 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के गया तो हमारा टाइम हो गया कितना, 5 घंटे, सीधा 10 दिन से 5 घंटे। और थोड़ा और एलिवेट कर दिया, मान लो मैंने टेम्परेचर को यानी 50 डिग्री सेल्सियस तक ले गया तो सिर्फ 12 मिनट पे रिएक्शन हो गया। तो भाई अब तुम लोग समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी होता है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना और किसी भी एक रिएक्शन पे टेम्परेचर डिपेंडेंस को जानना कि उसका जो रेट है वो रिएक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि कोई भी एक रिएक्शन जो पहले 10 दिन में हो रही थी, हमने सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा एलिवेट कर करके, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस एलिवेट कर करके अपना टाइम कितना ज़्यादा सेव कर लिया है। 10 दिन का रिएक्शन 12 मिनट्स में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो डीकलराइज कर देता है, ऑक्सैलिक एसिड के मतलब ये पूरे सोल्यूशन को डीकलराइज कर देता है जल्दी जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टाइम लगता है उसको काफ़ी अगर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल होगा कि एलिवेटेड टेम्परेचर्स कैसे हमारा हेल्प करते हैं। हमने ये पाया है कि भाई फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। देखो भाई कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो लगभग 2 टाइम्स तक हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये, मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल होता है ये हमारे लिए अगर हमको रेट जो है वो इंक्रीज करना है। सिमिलरली अगर डिक्रीज करना है तो हम टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर देंगे। तो भाई जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ऑफ द रेट ऑफ किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो हम एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर पाते हैं अरेनियस इक्वेशन से। ठीक है, जो कि सबसे पहले एक डच केमिस्ट था जिनका नाम है J.H. वैन होफ। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, लेकिन उसके बाद स्वीडिश केमिस्ट थे अरेनियस, उन्होंने प्रूव किया एक फिजिकल जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन के साथ, किसको, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई ये जो इक्वेशन है ये होती है K = A × E⁻⁻ अब हम इसकी एक एक टर्म को समझते हैं कि भाई ये इक्वेशन कैसे आया, इक्वेशन की जो कोई भी टर्म्स है कैसे मायने रखती है, ये सब समझेंगे। तो भाई देखो पहले तो इक्वेशन याद कर लो, K = A E⁻⁻ A हो गया अरेनियस फैक्टर, या जिसको मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये कांस्टेंट स्पेसिफिक होता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। R जो है हम सबको पता है कि ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग यूनिट्स में। अब सुनो, ये जो है ना, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम मेजर करते हैं, एनर्जी है तो जूल्स पर मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं किससे, एक सिंपल रिएक्शन में ले रहा हूँ H2 + I2 जो मुझे देता है 2HI। अगर मैं अरेनियस के हिसाब से बात करूं तो जो ये रिएक्शन है ये टेक प्लेस करता है कब, जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन से कोलाइड करे और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाए। ठीक है, इट एग्जिस्ट, ये जो इंटरमीडिएट होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और फिर ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के। कहने का मतलब ये हो गया H2 मॉलिक्यूल पूरा, इसमें मैंने ऐड कर दिया I2 पूरा का पूरा, फिर एक इंटरमीडिएट बना, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, और ये बहुत ही कम देर के लिए एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है किसमें, 2HI के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन।
जो एनर्जी रिक्वायर होती है टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, यानी ये जो इंटरमीडिएट होता है इसको बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है यानी एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको मैं बोलता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सी। यानी कि इंटरमीडिएट को बोलते हैं हम क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ईए। तो भाई ये होती है ईए जो हमने ऊपर अरेनियस इक्वेशन में देखी। फिगर नंबर 4.7 जो है, यानी ये है ये वाला फिगर यहाँ जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, उसमें हमने क्या किया है कि हमने क्या प्लॉट किया है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज के प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो अगर ये ग्राफ हम थोड़ा सा देखें तो जो ये मान लो ए है जो हमारा रिएक्टेंट था, बी हमारा प्रोडक्ट है यानी 2HI ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच, या चेंज डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सी बन रहा है, इसके बीच की और हमारा जो रिएक्टेंट था उसके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये होता है ईए, यानी कि ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ एनर्जी है वो रिलीज होती है जब हम कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करते हैं प्रोडक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट से भी। तो जो फाइनल एंथैल्पी है रिएक्शन की वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक है, all the molecules in the reacting species do not have the same kinetic energy since it is difficult to predict the behavior of any one molecule with precision। देखो भाई सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्ट करते हैं किसी भी एक स्पीशी के, उन सब के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है हमारे लिए प्रेडिक्ट करना कि जो बिहेवियर है किसी एक मॉलिक्यूल का प्रिसीशन से कि वो बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, लुडविग बोल्ट्जमैन और जेम्स कार्ल मैक्सवेल दो लोग थे, इन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स बनाया और इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि किसी भी एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या हो सकता है किसी एक केमिकल रिएक्शन में। उनके तर्ज पे यानी अकॉर्डिंग टू देम अगर हम बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है काइनेटिक एनर्जी का ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी NE/N टोटल किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, तो Ne जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी E, यानी कि किसी भी एक एनर्जी को कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसका फ्रैक्शन। यानी कि अगर मुझे जैसे मान लो अगर मुझे निकालना है, जैसे 10 बच्चे हैं वो 10 एनर्जी रखते हैं 10 जूल, 20 बच्चे हैं जो 20 एनर्जी रखते हैं, 30 बच्चे हैं जो 30 एनर्जी रखते हैं। तो मान लो मुझे निकालना है फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विच कैरी द एनर्जी 30, तो मैं क्या करूंगा 30 अपॉन टोटल 30 + 20 + 10 30 अपॉन 60 1/2। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं। ठीक है, और एन टोटल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो मैं ग्राफ देखता हूँ वो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है कि किसी एक पॉइंट पे ये काइनेटिक एनर्जी किसी एक पॉइंट पे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, किसी एक काइनेटिक एनर्जी पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम रहेगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उस एनर्जी पे हैं। इस एनर्जी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को मैं बोलता हूँ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये तो भाई अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस यहाँ से, द पीक ऑफ कर्व रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, ये जो कर्व का पीक होता है ये हमको बताता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज हायर और लोअर विद दिस वैल्यू। जैसे जैसे मैं इस वैल्यू से या तो इस तरफ जाऊंगा या तो फिर मैं इसके इस तरफ जाऊंगा, दोनों तरफ जो है फ्रैक्शन जो होगा ऑफ मॉलिक्यूल वो डिक्रीज कर रहा है, चाहे मैं लेफ्ट जाऊं उसके या राइट जाऊं, यानी कि उस पर्टिकुलर एनर्जी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम रहेंगे। अगर मैं उसके इस तरफ जाऊंगा तो भी डिक्रीज होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और अगर मैं उसके इस तरफ जाऊंगा तो भी डिक्रीज ही होगा। ठीक है भाई, ठीक है।
आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन द, अगर हम टेम्परेचर को रेज करें तो जो मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर वैल्यू। मतलब कि देखो, सुनना पहले, चलो यहीं से देखो, टेम्परेचर कम था तो यहाँ पे था लगभग, मतलब कि कर्व जो था वो ऐसा था, गोल था लगभग। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अभी कहीं पे बता दूं क्या, कहीं पे, हाँ पहले मान, कहीं पे भी लिख रहा हूँ मैं, पहले मान लो कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा था मान लो। अब अगर मैं टेम्परेचर को रेज करता हूँ, चालू तो यहीं से होगा, लेकिन जो पीक होगी एक तो वो कम हो जाएगी और दूसरी जो पीक है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब कि जब नहीं था तब उस केस में देखो जो पीक थी वो यहाँ पे थी, और जब मैंने टेम्परेचर को रेज किया तब जो पीक हमारी है वो कुछ यहाँ पे आ गई, ठीक है भाई। तो जो पीक होगी वो काइनेटिक एनर्जी की हायर वैल्यू पे शिफ्ट होगी। मतलब कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाएगी जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, लेकिन उसी टाइम पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एंड द कर्व ब्रॉडन्स आउट, कर्व जो है वो चपटा हो जाएगा या फैल जाएगा, यानी कि स्प्रेड कर जाएगा अपने राइट में, ताकि ग्रेटर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उन पे हायर एनर्जी आए। देखो, अगर ऊपर वाले केस में देखोगे, ये वाले में जब टेम्परेचर T था तो उस केस में भाई हमारे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, टेम्परेचर कम था तो जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रख रहे थे उनका नंबर कम होगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसका टेम्परेचर एलिवेट किया या उसको हीट किया, मैंने उसको ढेर सारी एनर्जी दी, तो अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा रख रहे थे, उनका नंबर या उनका फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी आ चुकी है, हमको वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कॉन्स्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल टाइम। देखो तो भाई, लेकिन एक चीज़ और हमको हमेशा याद रखनी है कि जो इसका जो एरिया होगा ना उसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका एरिया कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं ऊपर से इसको नीचे कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से, मतलब कि यहाँ रहेगा ना तुम लोग के लिए, अगर मैं यहाँ मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी जहाँ पे है वहाँ पे अगर मैं उठा रहा हूँ जाके, या तो वहाँ फ्रैक्शन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे लोअर एनर्जी तरफ का फ्रैक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा, ताकि एरिया जो रहे वो हमारा कांस्टेंट रहे, ठीक है। इसीलिए देखो जो T+10 वाला कर्व है वो थोड़ा सा नीचे है एज कम्पेयर टू T वाला कर्व जो है, ठीक है। तो भाई वी कैन मार्क द पोजिशन ऑफ EA ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन फिगर 4.9। देखो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, this area shows fraction of molecule at reacting at T, temperature T equal to T पे ये हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एरिया है, मतलब कि जो एरिया अनशेडेड पोर्शन है इसमें, वो हमको ये दिखाता है कि ये जो अनशेडेड पोर्शन है ये हमको दिखाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं एट टेम्परेचर T, और जो शेडेड रीजन है वो हमको दिखाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं एट T+10। तो आसानी से हम पोजीशन किसकी नाप सकते हैं, EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। किसमें, अच्छा ये जो कर्व बना है इसको मैं बोलता हूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड विद द एनर्जी देन EA ग्रेटर देन EA। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ किसी भी सब्सटेंस के, तो वो इंक्रीज करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड करेंगे उस एनर्जी से जो ये से ज़्यादा हो। तो इससे हमको ये क्लियर होता है वो डायग्राम से, दैट उस कर्व में जो T+10 टेम्परेचर था, जो एरिया शोइंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन E गेट्स डबल्ड लीडिंग टू डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ भाई देखो, जब मैं इसका टेम्परेचर T+10 कर रहा था तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था
वो यानी कि जो एरिया आ रहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो डबल हो रहा था। इसका मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी जो था उसका डबल हो रहा था। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था जब मैंने टेम्परेचर T+10 किया था। अरेनियस इक्वेशन जो थी मतलब कि इक्वेशन नंबर 4.18, अगर मैं अरेनियस इक्वेशन देखूं 4.18 तो उसमें जो फैक्टर है e⁻⁻ वो करस्पॉन्ड करता है किसका? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है भाई। टेकिंग नेचुरल, अगर मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लूँ, यानी अरेनियस इक्वेशन में दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लूँ, तो भाई उसमें मैं देखूंगा, उस केस में देख लेते हैं भाई, log k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA/RT प्लस log A, ठीक है। ये जो अगर अब मैं प्लॉट करता हूँ log k वर्सेस 1/t का ग्राफ, तो फिर वो मुझे मिलती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4.19 जो है। इस इक्वेशन इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मुझे मिलती है क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो हमने ये पाया है कि भाई अरेनियस इक्वेशन से जो डिक्रीज दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा या तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करूंगा, तो फिर इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट। इससे भाई क्या होगा? अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करूंगा या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो उससे मैं क्या देखूंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें एक इंक्रीज आएगा और जो रेट कांस्टेंट है उसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आएगा, यानी बहुत तेजी से। ये है भाई उसका ग्राफ, यानी कि जब मैं log k वर्सेस 1/t को प्लॉट करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका स्लोप हो जाता है माइनस EA/R। इसका जो इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, वो होता है log A, ठीक है भाई। फिगर 0.10 दिखाता है, स्लोप हो जाएगा माइनस EA/RT, y इंटरसेप्ट हो जाएगा log A। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, A को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज से। अगर मैं टेम्परेचर T1 की बात करूं तो इक्वेशन 4.19 यानी कि जो लॉग वाली इक्वेशन हमने लिखी थी वो हो जाएगी log ऑफ K1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA/RT1 प्लस log A। अगर मैं टेम्परेचर T2 की बात करूं 4.219 इक्वेशन में रख दूं मैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ K2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA/RT2 प्लस log A। एक कांस्टेंट है किसी भी एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है। K1 और K2 जो है ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है टेम्परेचर T1 और T2 पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर मैं 4.20 यानी कि K2 वाली इक्वेशन को K1 से सब्ट्रैक्ट कर, मतलब कि अरे सुनना, जो K2 वाली इक्वेशन थी उसको अगर मैं K1 वाली से माइनस करूंगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं अपन। देखो, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल्स टू EA/RT1 माइनस EA/RT2। वो जो A थे वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA into 1/T1 minus 1/T2. log of K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। ये जो ln था मतलब कि log to the base e था, उसको log to the base 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब हो जाएगा log of K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से अब ये इक्वेशन जो है याद रखना काफी काम आने वाली है हमको ड्यूरिंग क्वेश्चंस। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेगा क्या? आगे बढ़ेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4.9, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। भाई टेम्परेचर दिया हुआ है, 2 टेम्परेचर दिए हैं और दोनों के रेट कांस्टेंट दिए हैं, हमको EA और A की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से मेरी EA की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देख लो यहाँ से वही वाली इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर देखी, इक्वेशन नंबर नहीं है बट अभी जो ऊपर इक्वेशन देखी उससे मैं EA निकाल लूंगा। एक बार मेरे पास EA की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद मैं K इज इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT, इसमें सारी वैल्यूज रख करके मैं A की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूलाज या इक्वेशंस जो है हमारी याद है या आपने अगर मेरे को बहुत अच्छे से सुना और समझाया तो भी आपसे बन जाएगा। 4.10 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड बाय द इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन है, C2H5I गिव C2H4 प्लस HI। 600 केल्विन पे इसका जो रेट कांस्टेंट है वो दिया हुआ है।
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो दी हुई है। अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है 700 पे तो भाई मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ ये। अगर मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी ऊपर देखा, यही वाला फॉर्मूला, इसमें मुझे K2 पता है, मुझे K1 निकालना है, K2 मुझे पता है, K2 निकालना है, K1 मुझे पता है, ये पता है, T1 T2 मेरे को पता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अभी हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.4.1, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है कोई भी एक सब्सटेंस होता है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर जाए, लेकिन किस कंडीशन में, कि खुद वो किसी भी एक परमानेंट केमिकल चेंज के अंडर को ना जाए या उसके खुद में कोई चेंज ना हो, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है किस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में, और इंक्रीज कर देता है उसका रेट कंसिडरेबली। 2 KClO3 in the presence of MnO2 and a manganese dioxide as catalyst would give me 2 KCl plus 3 O2। ठीक है, the word catalyst जो है उसको हम नहीं, should not be used when the added substance reduces the rate of। हाँ भाई, ये नहीं इंक्रीज हो रहा है तो भी कैटलिस्ट और डिक्रीज हो रहा है तो भी कैटलिस्ट, ये नहीं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम इनहिबिटर या तो पॉइजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली हम उसको इनहिबिटर बोलते हैं। The action of catalyst can be explained by intermediate complex theory। जो कैटलिस्ट किस टाइप से काम कर सकता है अगर हमको समझना है, सीखना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी के बारे में बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड्स विद द रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। दिस हैज अ ट्रांजिस्टरी एक्सिस्टेंस एंड डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। देखो भाई, इस थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो कैटलिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है रिएक्टेंट के साथ और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये इसका ट्रांजिस्टरी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि ये ट्रांजिशन में काम आता है, मतलब कि बीच में एज अ ट्रांजिशन स्टेट काम करता है। और क्या होगा कि ये फिर वापस से प्रोडक्ट में और कैटलिस्ट में हमको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड an alternative pathway or the reaction mechanism by reducing the activation energy between reactant and product, hence lowering the potential energy barrier as shown in figure 4.11। देखो भाई, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो कैटलिस्ट है वो एक दूसरा पाथ, यानी कि कोई ऐसा पाथ जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, वैसा पाथ प्रोवाइड करता है एक रिएक्शन को और उसके एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं फिगर नंबर 4.11, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई इसमें अगर देखूं तो जो ऊपर वाला पाथ है वो रिएक्शन का पाथ है बिना कैटलिस्ट के, तो यहाँ पे देखो कि ये जो एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, विदाउट कैटलिस्ट वाला, और ये जो नीचे है डॉटेड लाइन जो बनी हुई है ये कैटलिस्ट वाली है। इसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये इसने कम कर दी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट ने काफ़ी कम कर दी है, एक दूसरा सेकेंडरी पाथवे प्रोवाइड किया है, जिससे क्या हो रहा है कि एक कम एनर्जी वाला पाथ हमको मिल रहा है। देखो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था, और ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था। खुद देख लो, अंतर है। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अरेनियस इक्वेशन जो 4.18 हमने पढ़ी थी, उससे क्लियर होता है कि लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि एनर्जी बैरियर जो है वो कम होगा, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन वो अपने आप इंक्रीज होगा या अपने आप ज़्यादा होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। भाई देखो, कैटलिस्ट कम भी डालोगे तब भी हो सकता है कि किसी भी एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए भी कैटलिस्ट काम कर जाए। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर। देखो भाई, कैटलिस्ट गिव्स एनर्जी को ऑल्टर बिल्कुल भी नहीं करता है, यानी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पे बिल्कुल भी असर नहीं डालता है। इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट नॉट कैटलाइजेस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो भाई, कोई भी कैटलिस्ट हो भगवान नहीं है, मतलब कि जो रिएक्शन हो रहा होगा उसी को और तेज कर देगा। कोई रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर अपने आप नहीं हो रहा है,
तो कैटलिस्ट डालने से उसमें ये कोई फर्क नहीं होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट द कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रादर इट हेल्प्स अटेनिंग द इक्विलिब्रियम faster, that is it catalyzes the forward as well as backward reaction to the same extent to that the equilibrium state remains same but is reached earlier। देखो भाई, अब ये भी बहुत समझने और सोचने वाली बात है कि अगर मैं कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में ऐड करता हूँ तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं हो रहा था, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं चेंज हो रहा था, बल्कि वहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा था वो कम हो जाता है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम सिमल्टेनियसली कैटलाइज करता है और मुझे प्रोडक्ट में क्या होता है, मैं इक्विलिब्रियम को जल्दी रीच कर जाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। पहले मेरे पास थी कोई भी एक कार, मान लो मेरे पास थी ऑल्टो, उससे मुझे वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, मान लो 3 घंटे, 2.5 घंटे, मान लो 2 घंटे कर लो, 2 घंटे। वहीं उसके बाद में मान लो फेरारी ले आऊँ तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे या आधे पौन घंटा लगेगा, आधा घंटा भी लगेगा, डिपेंड्स अपॉन चला कौन रहा है। ठीक है, तो भाई ये जो फेरारी वाला पाथ था, इसने क्या किया, जगह तो वही, शहर तो वही रहेगा ना, शहर तो नहीं चेंज होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अल्टो से टाइम लग रहा था इतना, यानी बिना कैटलिस्ट वाला पाथ हो गया, और फेरारी वाला कैटलिस्ट वाला पार्ट हो गया, तो इसको कम टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम तक रीच करने में। इक्विलिब्रियम वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन 4.5 कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। Though Arrhenius equations are applicable under a wide range of circumstances, collision theory, which was developed by Max Proust, पता नहीं क्या नाम है, William Lewis in 1916-1918, provided a greater insight into the energetic and mechanistic aspect of reaction। देखो भाई, Arrhenius equation है वो हमको पता है कि बहुत ही वाइड रेंज ऑफ रिएक्शंस में एप्लीकेबल होती है और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में काम करती है, लेकिन फिर भी कोलिजन थ्योरी लाई गई 2 साइंटिस्ट के द्वारा 1916 से 1918 के बीच में। इसने हमको एक ग्रेटर इंसाइट दिया रिएक्शन में घुसने का, एनर्जेटिकली और मैकेनिस्टिकली। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये केटीजी पे बेसिस है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर मैं बात करूं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये एज्यूम किए जाते हैं कि ये हार्ड स्फीयर है और रिएक्शन जो है वो तभी होगा जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे आपस में। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट टाइम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो, इसमें हम डिफाइन करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z को। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ऊपर वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी एक बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लो A+B, जिससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू ZAB e⁻EA/RT। ZAB यहाँ पे जो है, ऊपर A क्या था, अरीनियस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो Z होगा वो हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, और जो e⁻EA/RT है ये वही रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या तो फिर उसके बराबर है। तो अगर मैं अरीनियस इक्वेशन को कंपेयर करूँ किससे, ये वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4.23 को, इससे तो मैं ये पाऊंगा कि भाई ये जो ZAB है, यानी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, यही अरीनियस कांस्टेंट A था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4.3 प्रेडिक्ट करती है किसकी वैल्यू को, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फेयरली एक्यूरेटली, यानी बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व एटॉमिक स्पीशीज और सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो भाई सिंपल मॉलिक्यूल्स हो या एटॉमिक स्पीशीज हो, उसमें तो ये फेयरली काम करती है, यानी अच्छा प्रोडक्ट, मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो अच्छा आता है, मतलब कि करेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, तो कुछ डेविएशन मिलते हैं मुझे रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, इसका रीज़न हो सकता है कि भी सारे के सारे कोलिजन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को लीड नहीं करते हैं।
ठीक है। जो कोलिजन ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो, एक मिनट, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी called threshold energy and proper orientation so as to facilitate breaking of bond between reacting species and formation of new bonds to form product are called effective collisions। देखो भाई, हमने ये माना कि सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे, मतलब कि सारे के सारे कोलिजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को लीड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल है उसको कोलाइड करना पड़ेगा एक सफिशिएंट एनर्जी से, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और साथ ही साथ उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा कि जिस ओरिएंटेशन में वो दूसरे एटम से भिड़ेगा तभी उसके बॉन्ड टूटेंगे। अगर वो और किसी ओरिएंटेशन या उससे कम एनर्जी पे गया तो फिर उस बॉन्ड का कुछ भी नहीं होगा और हमको इफेक्टिव कोलिजन नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन किस किस बातों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसकी जो एनर्जी है वो एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए जो कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को फैसिलिटेट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मीथेनॉल फ्रॉम ब्रोमो ईथेन डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम ब्रोमो ethane depends upon the orientation of reactant molecule as shown in figure 4.12. The proper orientation of reactant molecule lead to bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed। देखो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है किसका? हमने एग्जाम्पल लिया है CH3Br यानी ब्रोमो ईथेन का और मीथेनॉल का। जो ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो सही होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो भाई वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की तरफ जाएगा, और अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो वो सीधा सीधा बाउंस बैक हो जाएगा। समझ रहे हो थ्योरी? अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो सीधा बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो क्या होगा भाई? हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं देखूँ इधर, मान लो CH3Br प्लस OH मैंने लिया है, CH3OH और Br माइनस बनना है, तो ये हो गया मान लो पूरा एक एटम CH3Br का मॉलिक्यूल OH के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर मैंने इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन रखा तो भाई OH का जो होगा, मान लो ये जो Br है ये वापस ऐसा बाउंस बैक, ये बाउंस बैक अपना, ये OH वापस से बाउंस बैक हो गया, यानी ये OH जाकर के इस राइट हैंड साइड चला गया और Br अपना लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। फिर अगर मेरे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यानी कि OH जो है ब्रोमीन पे नाम अटैक करके कार्बन पे अटैक करेगा कुछ इस टाइप से, यानी कि यहाँ पीछे से आके कार्बन पे अटैक करेगा, सही जगह से अटैक करेगा, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात को समझो। ये डायग्राम शो करता था किसको? मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। To account for effective collision, another factor P called the probability of steric factor is introduced. It takes into account the fact that in collision molecule must be in proper orientation। तो भाई इफेक्टिव कोलिजन को अकाउंट करने के लिए हम एक नया कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं P। ठीक है, जो होता है प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। ये इस चीज़ को अकाउंट करता है कि वो जो फैक्ट होता है कोलिजन का और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तो रेट जो होता है वो डिपेंड करता है, रेट इक्वल टू P/ZAB e⁻⁻ RT। तो thus in collision theory activation energy and proper orientation of molecule together determine the criteria for an effective collision, hence the rate of reaction and rate of chemical reaction। देखो भाई, तो अगर मैं बात करूं कि कोलिजन थ्योरी के हिसाब से तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है और साथ ही साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये दोनों की चीज़ों का जो बैलेंस होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस क्राइटेरिया में रहेगी हमारी इफेक्टिव कोलिजन, और उसी से क्या डिटरमाइन होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, collision theory also has certain drawbacks as it is considers atoms and molecule to be hard spheres and ignores their structural aspects। You will study details about this theory and more about the theories in your higher classes। चलो ठीक है, collision theory का एक ड्रॉबैक भी है भाई। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर के रूप में हम इसको देखते हैं, हमें उसके शेप और साइज से कुछ भी मतलब नहीं है, यानी कि हमने उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है उसको सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ ऑफ समरी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी खत्म कर लिया है। काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, खासतौर पे ये वाला जो वीडियो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने, तो भाई चैप्टर खत्म होता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखना, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। सो बी रेडी विथ योर NCERTs एंड विल डू सरफेस केमिस्ट्री।